है ना। एडवांस मैथ आज शुरू करते हैं, और इसलिए हम लोग ज्योमेट्री से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक ज्यामिति। ज्यामिति को बांट के पढ़ेंगे हम 4-5 पार्ट में। जैसे पहले थोड़ा डिस्कस होगा पॉइंट, लाइन, एंगल। उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद डिस्कस करेंगे पॉलीगन का, फिर क्वाड्रिलेटरल का सवाल देखा जाएगा, और फिर सर्किल, है ना। 5 पार्ट में हम बांट के पढ़ लेंगे ज्योमेट्री। ये क्या है? बिंदु। पॉइंट को बिंदु बोलते हैं ना। बिंदु, रेखा, कोण। ट्रायंगल यानी त्रिभुज से रिलेटेड सारे सवाल देखा जाएगा इसमें। पॉलीगन यानी बहुभुज, एंड क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और सर्किल यानी वृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आता है। तो 5 पार्ट में बांट के पढ़ लेंगे, पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। पहले इस पे डिस्कस करते हैं, बारी बारी सब पे डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया? हाँ जी। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट। अच्छा, पॉइंट को डिनोट तो करते हैं सब लोग, यही ना पॉइंट है। ऐसी पॉइंट है जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, ना मोटाई है। बिल्कुल सही। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 0 है। पॉइंट इज अ सर्किल विच रेडियस इज 0। 0 रेडियस का सर्किल बनाओ। जैसे कोई सर्किल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, इसमें कुछ न कुछ रेडियस है ना इसका, लेकिन ये रेडियस ही 0 हो जाए। सोचो, इमेजिन करो कि जो r है, ये r का मान अगर 0 हो जाए तो कैसा बनेगा? ऐसे ही रह जाएगा। तो पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सर पॉइंट एक वृत्त है। पॉइंट क्या है? बिंदु क्या है? बिंदु एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या का मान क्या होता है? 0 होता है। तो पॉइंट आप समझते हैं, इससे कोई वो मतलब नहीं है। ये लाइन के बारे में थोड़ा समझेंगे। लाइन, रेखा। रेखा किसको कहते हैं भाई? हाँ, ऐसा रेखा भाई, ऐसी एक लंबाई है जिसमें कोई विड्थ नहीं होता है। जैसे इस तरह का है, लाइन है, बट इसमें खास बात है कि आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। आगे भी जा सकता है इनफाइनाइट तक, और पीछे भी जा सकता है। टाइप ऑफ लाइन होते हैं इसमें। लाइन के प्रकार होते हैं, कई प्रकार के लाइन होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन, बहुत सारा लाइन होता है। इस पे चर्चा होगा। एंगल, एंगल समझ रहे हैं? कोण। कोण तो एक ही पॉइंट से 2 लाइन अगर है, या 2 रे हैं, आप बोल सकते हैं 2 रे हैं एक ही पॉइंट से, इनके बीच में जो ये गैप है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। यानी दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, और दोनों के बीच का जो गैप होता है वो एंगल कहलाता है। और एंगल का मेजरमेंट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। कोण हमेशा किस डायरेक्शन मापा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये देखो, ये एरो कैसा है? एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसा होता है ना, इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। कोण का जो मेजरमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉक। इसमें भी टाइप ऑफ एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत सारे कोण होते हैं इसमें, सब पे चर्चा होगा, है ना। उसके बाद हम लोग इन करेंगे किस में? ट्रायंगल में। तो थोड़ा सा ये बताइए कि सीधे हम वहां से शुरू करें जहां से हमें सवाल की जरूरत है क्या? ये सब परिभाषा लिखाना जरूरी है क्या? इसे वो आपसे थोड़े पूछा जाएगा, जानकारी होना चाहिए। परंतु जो जरूरत है वो कहां से? सर इसको मिटा दे क्या जी? हो गया ये, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन हमने इसी प्लेन में एक और लाइन ऐसे खींच दिया, और मैंने बोल दिया कि इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं भी देख लो सेम है। जैसे इस स्थान पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं जितना है उतना ही यहां भी है, हर जगह सेम है ये। इस प्रकार के लाइन को क्या कहा जाएगा? ये दोनों लाइन, ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला जो लाइन है, अगर इन दोनों लाइन के बीच का लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे जहां देखा जाए दोनों जगह सेम है, कहीं भी देखा जाए हर जगह बराबर है। बराबर ऐसे लिखने का मतलब है तीनों लाइन का लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। तो एक लाइन जो ये ए बी था मैंने नाम दे दिया और एक दूसरा सी डी नाम दे दिया, ये दोनों आपस में किस प्रकार की लाइन कहलाएंगे? हाँ, एक ही समतल में दो लाइन ए बी और सी डी के बीच का अगर लंबवत दूरी समान है तो ए बी और सी डी आपस में समानांतर रेखा कहलाता है, पैरेलल लाइन। और इनको लिखने का तरीका होता है ए बी इज पैरेलल टू सी, यानी ए बी सी डी के शॉर्ट में समांतर भी लिख सकते हैं, समांतर है। वैसे पूरा नाम क्या होता है? समानांतर, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो जब आप सवाल करिएगा ना ये बात लिखा रहेगा सवाल में कि ए बी सी डी के समानांतर है, तो तुरंत ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा ए बी और ऐसे खींचिएगा सी डी, और दोनों आपस में क्या रहेगा? समझ में आ रहा है बात? ये समानांतर रेखाएं कितनी भी आगे बढ़ाई जाए या कितना भी पीछे लिया जाए कभी भी आपस में मिलेंगे, और इनके बीच का हमेशा दूरी क्या होगा? समान। ये इनका खासियत है समानांतर। समानांतर रेखा के साथ अगर एक स्लैंट लाइन ले लिया जाए, तिर्यक रेखा ले लिया जाए, तो कुछ एंगल बनने शुरू हो जाते हैं। उसकी बात करते हैं थोड़ा एंगल का। समझ गया ना समानांतर रेखा क्या है? मिटा दे। देखिएगा फिर से एक बार, जैसे ए बी है और ये सी डी है, मान या दो समानांतर रेखा हमने खींच दिया ऐसे, इस तरह से अगर हमने बना दिया तो आपको क्या समझना है? समानांतर रेखा है। इसमें हमने ट्रांसवर्स लाइन खींच दिया है, तिर्यक रेखा। ये लाइन हो सकता है परपेंडिकुलर भी खींचा जाए, तो परपेंडिकुलर खींचने से एंगल अलग अलग नहीं बनेगा, सब जगह 90 बनेगा। तुम थोड़ा सोचो, ये लाइन अगर तिरछा न होके, ये लाइन तिरछा न होके अगर एकदम सीधा खींच देते ऐसे परपेंडिकुलर, तब तो जो भी एंगल देखते सब 90 न बनता है, अलग अलग एंगल बन नहीं पाएगा। लेकिन इसी लाइन को थोड़ा रोटेट कर देते, थोड़ा सा रोटेट कर दे, थोड़ा सा घुमा दे, ये लाइन तिरछा हो जाएगा। और उस अभी इसका नाम है परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। लेकिन जैसे ही थोड़ा रोटेट हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन इसका नाम हो जाएगा, तिर्यक रेखा, और वहां पे एंगल चेंज हो जाएगा, अब 90 नहीं रह जाएगा। तो जो एंगल्स पढ़ने हैं आपको, जिनकी जरूरत है, वो परपेंडिकुलर के साथ नहीं जरूरी है, आपको ट्रांसवर्स के साथ देखना है क्या क्या है। तो ये पैरेलल लाइन थे ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या थे आपके? एम एन क्या है आपका? आपको एम एन ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है। ए बी पैरेलल टू सी डी, तो क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखाएं हैं ये। ए बी और सी डी कैसे हैं? समांतर रेखाएं हैं। एम एन का नाम क्या होगा? ट्रांसवर्स, यानी कि तिर्यक, तिर्यक। अगर एम एन ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो क्या ये ट्रांसवर्स लाइन इन पैरेलल लाइंस के थ्रू एंगल बना रहे हैं? कितने सारे एंगल बन रहे हैं सर? 4 गो यहां, 4 गो, क्या टोटल 8 एंगल तैयार हो रहे हैं जी?
इस 8 एंगल में बहुत सारे इक्वल हैं आपस में, और इन 8 एंगल में इनका अपना अपना नाम है। जैसे मैं एंगल का भी नामकरण कर दे रहा हूं, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, 8 एंगल हो गए। इस 8 एंगल में बहुत सारे एंगल आपस में बराबर भी होंगे और उनके कुछ न कुछ नाम भी। ये सब समझना है आपको, क्योंकि इनके नाम से भी सवाल में मेंशन किया जा सकता है। जैसे ये जो एंगल 1 है, क्या ये एंगल 3 के बराबर होगा? एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 ऐसे लिखते हैं, एंगल 1 कोण का ये सिंबल है आपका। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। एंगल 5 एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होंगे ना। ये सब आपस में बराबर अगर है, इनका कुछ न कुछ नाम भी होगा। क्या नाम है इनका, इन एंगल्स का? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, इनका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये आपस में बराबर है। अच्छा, और भी देखो बराबर, देखिए ये बेटा ने क्या, ये सिलेबस था आपका एडवांस मैथ का, ये सब हम लोग को पढ़ना है एडवांस मैथ में। 7 के बराबर 5, हाँ यस, 5 के भी बराबर हो सकता है। गुड गुड, 7 के भी बराबर हो सकता है 5। पहले एंगल 1 की बात कर रहे हैं, 3 के तो बराबर था ही। क्यों बराबर था? क्योंकि दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। एंगल 1 एंगल 5 के भी बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5। अच्छा, उसी तरह एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। उसी तरह एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंड एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। ठीक है, यहां भी बराबर हुए थे और इनका नाम पड़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां भी बराबर है, इनका नाम क्या होगा? आप कहोगे देखो सर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर आपने बोला है, यानी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाला है, यानी क्या इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं, संगत कोण। इनका नाम हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि संगत। तो कोई बोलेगा कि 1 और 5 क्यों बराबर है, तो आप बोलेंगे कि 1 और 5 संगत कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। शानदार। और भी एंगल आपको बराबर दिखाई देंगे, देखिएगा। जैसे ये एंगल 4 है ना, क्या वो एंगल 6 के भी बराबर होगा? दिख रहा होगा आपको, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल 4 किसके बराबर है? 6। एंगल 1 किसके बराबर है? 7, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर ये बराबर हैं, इनके भी नाम होंगे। आप कहोगे सर पैरेलल लाइन के ऊपर का ही दोनों एंगल है 1 और 4, और यहाँ 6 और 7 भी क्या है? बाहर है ना। पैरेलल लाइन के बाहरी भाग का है ना दोनों एंगल। इसको आप बोलो, पहले तो देखो, ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड 4 है, तो इस साइड में 6 है। साइड अलग अलग है क्या? एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है। अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं। ऊपर से बाहर की तरफ है, लाइंस के ऊपर है या नीचे है, अंदर तो नहीं है, इसीलिए बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल।
यानी बाह्य एकांतर। तो ये रीजन होगा, जैसे बोला जाएगा कि भाई कोण 1 और कोण 7 आपस में क्यों बराबर है, तो आप कहोगे ये बाह्य एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर है। जिस तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर है, उस तरह से इंटीरियर अल्टरनेट भी आपस में बराबर होगा। तो दो किसके बराबर होगा? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 8। एंड एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 5 ना। और इनका नाम क्या पड़ जाएगा? हाँ, अंतः एकांतर कोण, यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अंतः एकांतर सब यूक्लिड साहब बताए हम लोग को ज्यामिति में सर। ज्यामिति का कौन है जन्मदाता? ज्योमेट्री का यूक्लिड ना। फादर, चलो लिखो, फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? होगा, थोड़ा मैनेज करना। संगत, संतग, संगत। इंटीरियर एंगल 2 और 5 देख रहे हैं आपस में, क्या ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है दोनों? तो इनका सम ऑलवेज 180 हो जाएगा। ये एंगल 2 जितना होगा ये 180 माइनस ही उतना होगा। ये सब देखेंगे ना, बराबर है इसके हिसाब से। जैसे 2 किसके बराबर था? 8 के। आप ये तो जानते हो ना, 5 और 8 मिलके 180 होगा। एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल तो स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। और मैं बोल रहा हूं कि 2 + 5 भी ना 180 हो जाएगा। देखो, अच्छा ये बताओ, क्या एंगल 5 और प्लस एंगल 8 180 डिग्री होगा? आप सहमत हैं इस बात से? ये दोनों जोड़ने पे एक स्ट्रेट एंगल। और जो एंगल 8 है, क्या वो एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं है? अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो मैं अगर एंगल 8 के जगह लिखना चाहूं तो एंगल 2 लिख सकता हूं, और एंगल 2 और एंगल 5 का बिजोड़ क्या होगा? तो इसको देखो ध्यान से, 2 और 5 क्या है? आपको ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड अंतः कोणों का योग है। तो ये बात आप डायरेक्ट यूज करेंगे, सवाल में इसका यूज होगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 8, इधर वाला भी कितना होगा? हमेशा 180। इसका जरूरत पड़ जाएगा तो बार बार निकालेंगे नहीं, हम लोग याद रखेंगे ना, ये 180 डिग्री होता है हमेशा। जैसे मान लो ऐसा फिगर बन गया, यहाँ पे दिया हुआ है 78 डिग्री और ये वाला x है, पूछ दिया x का मान क्या होगा? आपको पता है ना, दोनों जोड़ के 180 होता है। आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पता है इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इस x का मान हो जाएगा 180 माइनस 70। 180 में 78 गया, 102 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों बता रहे हैं बात? ताकि आपको डायरेक्ट याद रहे कि 180 होना चाहिए जोड़कर। चलिए, बहुत अच्छी। अच्छा, टाइप ऑफ एंगल में थोड़ा एंगल का चर्चा करते हैं। एक्यूट एंगल समझते हैं? एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून। किस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं? हाँ,
ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। अच्छा, एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। जनरली थीटा, फाई, साई सबसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एंगल को किससे रिप्रेजेंट करके चलेंगे? थीटा से। एंगल को किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं और एक्यूट एंगल को हमने थीटा बोल दिया, तो जो मेरा थीटा होगा, क्या ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से कम होगा? इस प्रकार के एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे? यहाँ थीटा कौन सा कोण कहलाएगा? अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो कोण क्या कहलाता है? एक्यूट है, न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद राइट एंगल की जरूरत पड़ेगी आपको। राइट एंगल, समकोण 90 ही ना केवल, यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? ना 90 से कम और ना 90 से एग्जैक्ट 90। इसका जो बनाओगे, अगर एक्यूट एंगल को आप दर्शाओगे फिगर में, तो आप कुछ इस तरह का दर्शाओगे नहीं? क्या ये एंगल 0 से बड़ा है और 90 से? बट इसको अगर दर्शाओगे तो आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। ये थीटा होगा आपका 90 डिग्री। समझ आ रहा है बात? और ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में कौन सी बोलेंगे? वो बृहद कोण या अधिक कोण बोल सकते हैं। बृहद या अधिक कोण। इसमें थीटा कैसा होगा? हाँ, 90 से तो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन 180 से कम ना। इसको कैसे दर्शा सकते हैं? सर ये एक लाइन है और एक ऐसा होना चाहिए, ये एंगल थीटा होगा आपका, जो कि क्या होगा? 90 से बड़ा रहेगा बट 180 से छोटा। इसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी कि क्या बोलते हैं इसको? रेखा कोण कौन सी बोलते हैं? रेखा कोण। हाँ, स्ट्रेट एंगल को या लाइन एंगल भी इसका नाम है। इसमें थीटा कितना होता है? फिक्स है, 180 डिग्री होता है। इसमें थीटा कितना होगा? इसको कैसे दर्शाएंगे? सर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, एक इधर गया है और एक इधर गया है, ये मेजरमेंट है, ये थीटा है। इसका मान कितना होगा? 100। इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं या लाइन एंगल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या बोलते हैं? पुनर्युक्त, पुनर्युक्त, ऐसे पुनर्युक्त। इसमें क्या होता है? थीटा। सर इसमें थीटा 180 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें थीटा क्या हो जाएगा? 180 से ज्यादा हो जाएगा, बट 360 से। अगर इसको दर्शाना होगा, आपको एक लाइन ये है और एक लाइन सपोज ये है और इनके बीच का ये एंगल, इधर वाला देखोगे तो 180 से ज्यादा रहेगा और 360 से, तो ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एक्यूट एंगल था ना, तो अंदर वाला भाग क्या है? न्यून कोण, और पीछे वाला भाग पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो ये 40 डिग्री है, तो इधर पीछे वाला 320 डिग्री, 320 डिग्री इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और यदि थीटा 360 हो गया तो कंप्लीट एंगल हो गया वो आपका। थीटा का मान यदि 360 डिग्री हो गया तो क्या हो गया? उसका नाम कंप्लीट एंगल।
इसमें क्या होता है, थीटा बराबर 360। अब इसका क्या है, यहाँ है, यहाँ से चले ऐसे हो गया पूरा, ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन हो जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक या शॉर्ट में बोलते हैं पूरक, दोनों बोल सकते हैं आप इसको, कोटि पूरक या पूरक। इसकी खास बात क्या है सर, किस प्रकार के एंगल होते हैं जिनको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं? हाँ हाँ, जैसे दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तभी कहलाएंगे जब उन दोनों का सम 90 डिग्री। जैसे इसमें सम ऑफ टू एंगल इज 90। दो कोणों का योग क्या होता है इसमें? हाँ होगा कुछ नाम लिख लेना, हम इसी पे फोकस करते हैं, इसी का यूज हम लोग ज्यादा करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोले है, प्रतिवर्ती होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर है ना, यदि एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के पूरक कोण है। ये कहना चाह रहा हूं, यदि दो एंगल का जोड़ 90 है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, समझ में आ रहा है बात? अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तभी ना दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस, आगे समझ बात। और इसके बाद एक और है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, इसको नोट कर लीजिए तब तक, फिर आगे लिखते हैं। कर सकते हैं आप। अरे मैंने दोनों एंगल पूछा है, हिंदी नहीं पढ़ने आता है क्या? दो कोटिक पूरक कोण का अंतर 15 डिग्री है। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 15 डिग्री, फाइंड द बोथ एंगल। हमने एक कोण 15 थोड़े बोला है, हाँ मैंने उनका अंतर 15 दिया है। आप फंस गए, 75 ऑप्शन में रहता है। हाँ लिख लीजिए, पहला ही सवाल घायल कर दिया आपको। कोण का अंतर 15 डिग्री। जैसे मान लो एक एंगल ए था और एक एंगल बी था और ये दोनों आपस में कोटि पूरक थे, तो इनका जोड़ क्या हुआ था। लेकिन इस बार मान लेते हो दोनों एंगल ए और बी हैं, दोनों कोण फाइंड करना है ना, दोनों कोण। एक एंगल हम ए बोल देते हैं एक कोण को और दूसरे कोण को बी बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन में
दोनों कोटि पूरक कोण, एक है ए और एक है बी, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 15 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अंतर आप माइनस से लिखते हैं। और दूसरा एक जानकारी आपको पहले से है कि दो कोटि पूरक कोण का योग हमेशा 90 डिग्री ही होगा। दूसरा इक्वेशन तो आपको पहले से पता है ना, 90 डिग्री होगा। बोलिए, ए और बी दो कोटि पूरक है तो उसका योग हमेशा क्या होगा, लेकिन अंतर तो बदलते रहेगा। इस बार अंतर कितना दिया हुआ है? क्या ये दो बेसिक इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं आपसे? जोड़ने पे क्या आना चाहिए, घटाने पे क्या आना चाहिए? तो डायरेक्ट आपको सीखे अर्थमेटिक में ही ये बात कि सर एंगल ए बड़ा है और एंगल बी छोटा है। कौन बड़ा है यहाँ पे? ए, क्योंकि ए में से बी घट रहा है। बड़ा वाला कैसे निकलता है? जोड़ करके आधा, 90 प्लस 15 बटा में। छोटा वाला कैसे निकलता है? घटा करके आधा, यानी 90 माइनस 15 बटा में। 90 में 15 गया हो और उसका आधा, तो एक एंगल 37.5 डिग्री हो जाएगा। और 90 में 15 जुड़ेगा, उसका आधा, एक एंगल होगा 52.5। दोनों को जोड़िएगा तो 90 भी मिल जाएगा और घटाइएगा तो 15 भी। तो आपका आंसर क्या होगा? 52.5 और 37.5, 52.5 और 37.5 और 52.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सप्लीमेंट्री थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उधर भी यूज होगा। हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, या ट्रायंगल भी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। क्या समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक एंगल तो फिक्स है 90, बाकी दो एंगल मिलके 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जब कोई भी दो एंगल मिलके 90 होगा, इसका मतलब वो आपस में कोटि पूरक ही रहा हो। तो समकोण त्रिभुज में अन्य दो कोण जो होते हैं वो हमेशा आपस में कोटि पूरक होते हैं, क्योंकि एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 है, वो होता है। इसीलिए एक को थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है। वहीं से ना पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं आप कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। बिल्कुल यूज होगा सर, सब यूज होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक, इसका क्या है कहानी सर? इसमें सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होता है इसमें? 180। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं ए और बी एक दूसरे के क्या है? समपूरक है। यदि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के संपूरक कोण है। संपूरक कोण, संपूरक में दोनों कोणों का योग 180, पूरक में ठीक। सब लोग यही बोल रहे हैं 53 ना, क्योंकि इस बार क्या है, संपूरक कोण का अंतर दिया हुआ है 74। आप कहते हो संपूरक कोण ए और बी अगर है, इसका जोड़ तो हमेशा 180 होगा।
लेकिन यहाँ पे अंतर 74 है, यानी एंगल ए माइनस एंगल बी दिया हुआ है 74। तो दो सिंपल इक्वेशन है, दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। आपको जब भी ऐसा दो इक्वेशन मिलता है कि उनको जोड़ के दिया रहता है, उनको घटा के दिया रहता है, तो बड़ा एंगल ए और छोटा एंगल बी निकाला जा सकता है। बड़ा एंगल, अच्छा एक बात और, ऑप्शन देखो सब 90 से कम है। अगर सब 90 से कम है तो दिमाग तो लगा ही सकते हो, वो जो एक कोण की बात किया है, एक कोण निकालो, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल पूछ रहा है। तो इसमें ए एक्यूट होगा कि बी एक्यूट होगा? बी छोटा है तो बी एक्यूट होगा, तो डायरेक्ट बी निकाल दो। क्यों ए निकालोगे आप? डायरेक्ट बी निकाल दो। अच्छा बी छोटा वाला है, छोटा वाला कैसे निकलता है? घटा क्या था? बड़ा वाला कैसे निकलता था? जोड़ क्या था? छोटा वाला घटा क्या था? तो 180 माइनस 74 बटा में 180 में 74 क्या हो? 106 का आधा। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट आएगा। आपको ऐसा नहीं कि पहले ए निकालेंगे फिर बी निकालेंगे, क्योंकि वो जिस एक कोण का मान पूछा था उसके लिए इन्होंने ऑप्शन सेट किया है एक्यूट एंगल, इसका मतलब छोटा वाला निकालो, डायरेक्ट बी निकालो। जान जाएंगे ना कि क्यों बी ही निकालना है, क्योंकि सब ऑप्शन क्या है 90 से, और 90 से ज्यादा होता तो ए निकाल दो, तो बड़ा एंगल निकालना होगा। एक हम फिगर बना रहे हैं आपको, हाँ, और उसका आंसर इससे एबीसी का मान क्या था देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं फिगर। जैसे ए बी और सी डी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर। ओ पे प्रतिच्छेद किया, और यहाँ से एक और रे है ना, कुछ इसका नाम रख सकते हैं आप, ओएम रख सकते हैं नाम। ये देखो, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये 75 है, ये 4b है, ये 2c है। तो बोला कि ए बी सी का मान क्या होगा? डिग्री में होंगे ना कुछ डिग्री। क डिग्री ए है, बी का मान क डिग्री है, सी का मान क डिग्री है। आप लिख दीजिए, तो फिगर बना के लिख दीजिए। एक बार देखिए थोड़ा ध्यान से, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो पूरा स्ट्रेट एंगल 180 होगा। इस 180 में क्या क्या दिख रहा है आपको? सर 180 में 4b दिख रहा है, प्लस 75 दिख रहा है, प्लस एक और न b दिख रहा है। बोलिए, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन है ना पूरा, ये स्ट्रेट एंगल 180 होगा ना। इस 180 को 3 पार्ट में ना बांटा गया है, तो तीनों जोड़ के क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्या यहां से b निकल जाएगा आपका इजिली? एक ही वेरिएबल b है यहाँ पे, 4b और प्लस b मिलके क्या हो जाएगा? और ये 75 जाके घट जाएगा इधर। 180 में से 75 गया, कितना हो जाएगा? 105। तो 5b का मान 105 हुआ, तो केवल b चाहिए, तो केवल b का मान 5 से भाग लग जाएगा। 105 में 5 से भाग दीजिएगा, 21 डिग्री होगा। हाँ सही था, b का मान कितना? अच्छा, जैसे ही b निकल गया, अब जरा ध्यान से देखिए, बोर्ड पे बने रहिएगा। ये AB और CD स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा? तो क्या बोल सकते हैं? 2C बराबर रहा होगा 75 प्लस b के। बोलिए तो, ये जो 2C रहा होगा वो 75 प्लस b के बराबर रहा होगा क्या? शीर्षाभिमुख कोण। और b कितना है? 21। तो 2C का मान 75 प्लस 21, 75 में 21 जोड़िएगा क्या होगा? लेकिन C के लिए तो 96 में 2 से भाग लग जाएगा ना, तो C कितना हो जाएगा? चलो, यानी C भी 48 सही था आपका। C हो गया 48 और B हो गया 21। A निकालना है, कहाँ है ये है ये आपका। अच्छा एक बताइए बात, 4b A के ही तो बराबर है। अगर 4b A के बराबर है और b का मान ऑलरेडी निकाला हुआ है 21, तो a का मान हो जाएगा 4 गुणे 21, 21 चौके, यानी a का मान हो जाएगा 84। ऐसे निकल जाएगा ये। कैसे हुआ समझ में आया? पहले लाइन CD को ले लिए, 180 बना करके b निकाल लिए, और फिर
ये वाला 75 प्लस बी किसके बराबर होगा 2c के, यहां से c निकल जाएगा और फिर 4b किसके बराबर होगा a के। अभी निकला हुआ है पहले से, ये भी निकल गया। 360 ले लिए थे तो उसमें वेरिएबल ज्यादा ना हो गया होगा। बारी बारी से लीजिए, ऐसा लीजिए जिसमें एक को वेरिएबल दिखाई दे आपको। यहां भी केवल b दिखाई दिया, यहां भी केवल c।